तो लास्ट टॉपिक में रिवीजन चैटबॉट तक हो गया था। मार्कंडे सर 1 बजे से लेक्चर लेंगे आप लोगों का, जो 12:05 से था। मैं 12:05 से ले रहा हूँ 1 बजे वाला लेक्चर। पिछली बार चैटबॉट तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था। चैटबॉट के आगे देखते हैं। हाँ, चैटबॉट तक का रिवीजन हो गया था। चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट के एप्लीकेशंस और चैटबॉट के लिमिटेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है मशीन ट्रांसलेशन। तो मशीन ट्रांसलेशन पे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। मशीन ट्रांसलेशन का ये मतलब है कि एक नेचुरल लैंग्वेज को दूसरे नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे गूगल, आप लोग गूगल में यूज करते हैं, जैसे हिंदी आप टाइप करेंगे, कन्वर्जन हिंदी टू इंग्लिश गूगल ट्रांसलेशन करता है। अगर आप कोई चीज हिंदी में टाइप किया तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज मशीन ट्रांसलेशन, एक नेचुरल लैंग्वेज से दूसरे नेचुरल लैंग्वेज में। देखिए यहाँ क्या लिखा, मशीन ट्रांसलेशन इज एन ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन. It is the process by which computer software is used to translate a text from one natural language to another. तो वही चीज लिखा हुआ है कि मशीन ट्रांसलेशन एक ऑटोमेटेड ट्रांसलेटर होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो एक नेचुरल लैंग्वेज को दूसरे नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ इसका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल आर यूज्ड फॉर मशीन ट्रांसलेशन व्हिच आर रिकरेंस न्यूरल नेटवर्क बेस्ड। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल का यूज किया जाता है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल का ये मतलब है कि ऐसा मॉडल जिसमें वर्ड्स की सीक्वेंसिंग की जा सके। जैसे अगर कोई सेंटेंस में बोल रहा हूँ तो उसमें एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आ रहा है, अगर सीक्वेंसिंग उसकी रह रही है, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रह रहा है, तभी उसका कोई मीनिंग निकल रहा है। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल का यूज करते हैं। यानी कि एक नेचुरल लैंग्वेज से जब दूसरे नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो दूसरे नेचुरल लैंग्वेज में भी जो सेंटेंस बनेगा उसका प्रॉपर मीनिंग निकल के आएगा। हर वर्ड के बाद एक ऐसा वर्ड आएगा जिससे वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ सके। जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल है उसमें रिकरेंस न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। तो रिकरेंस न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, ये चीज आगे देखेंगे हम लोग। क्यों रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं इस चीज के लिए, ये आगे देखेंगे। It finds the most relevant word in the sentence for target language. यानी मशीन ट्रांसलेशन क्या करता है कि अगर टारगेट लैंग्वेज का मतलब क्या है, हिंदी से अगर इंग्लिश कन्वर्ट कर दे तो इंग्लिश हमारा टारगेट लैंग्वेज है, तो सबसे रिलेवेंट वर्ड्स को फाइंड आउट करता है किसी भी ट्रांसलेशन के लिए। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका रिलेवेंट वर्ड इंग्लिश में वो फाइंड आउट करेगा। अब यहाँ लिखा है मॉडल्स यूज्ड इन मशीन ट्रांसलेशन। तो एनकोडर डिकोडर मॉडल दिया हुआ है। एनकोडर डिकोडर आप लोग को आगे पढ़ना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं जाए, बस ये समझिए एनकोडर में क्या होता है कि आपके लैंग्वेज को एनकोड करेगा, देन डिकोडर उसको दूसरे लैंग्वेज में डिकोड करेगा। ठीक है। हाँ, नोट्स मैं भेज दूंगा यूनिट 4 तक का। नोट्स बच्चों ने मैसेज किया नोट्स के लिए। तो यूनिट रिवीजन वाले पार्ट में तो करीब करीब यूनिट 3 तक है। तो मशीन ट्रांसलेशन का, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का और यूनिट 4 का मैं नोट्स भेज दूंगा। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है और आपका गैन है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। तो इन सबका मैं नोट्स आप लोग को सेंड कर दूंगा आज का। यूनिट 4 तक ही आएगा आपका, यूनिट 5 आएगा प्री एपीटी में। यहाँ दिया एनकोडर डिकोडर मॉडल आर यूज्ड फॉर मशीन ट्रांसलेशन इन व्हिच इनपुट सीक्वेंस इज गिवन to encoder in the form of x1, x2, x3, xn, where xi is the words in input sequence and m is the number of words used in sequence. तो एनकोडर डिकोडर मॉडल में क्या होता है कि एनकोडर में हम लोग इनपुट सीक्वेंस देते हैं, यानी कि हमें अगर हिंदी को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में तो एनकोडर में एज ए इनपुट आप हिंदी वर्ड्स को देंगे और वर्ड्स क्या होंगे, सीक्वेंस में होंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ x1, x2, x3 अप टू xm, यानी कि सारे वर्ड्स जो हैं वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होंगे। x वर्ड को डिनोट कर रहा है
और x1 x2 x3 अप टू xm जो है वो नंबर ऑफ वर्ड्स है। तो अगर मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मैं बता रहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो उसमें x1 हो जाएगा मेरे, x2 हो जाएगा पास, x3 हो जाएगा कुछ, x4 हो जाएगा पैसे और x5 हो जाएगा है। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ वर्ड को एज अ इनपुट देते हैं। तो वही दिया हुआ है xi इक्वल्स टू वर्ड्स इन इनपुट सीक्वेंस, m इज द नंबर ऑफ वर्ड्स। तो जो सेंटेंस मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो उसमें 5 वर्ड है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। मॉडल हैव टू प्रिडिक्ट आउटपुट विद द यूज ऑफ डिकोडर। अब डिकोडर क्या करता है कि टारगेट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, इन विच आउटपुट सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ y1 y2 y3 अप टू yn। तो अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, मेरे पास कुछ पैसे, तो आई हैव सम मनी, तो उसमें क्या होगा, y1 हो जाएगा आई, y2 हो जाएगा हैव, y3 हो जाएगा सम और y4 हो जाएगा मनी। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ वर्ड y1 y2 y3 अप टू yn फॉर्म में आएंगे। इसमें n नंबर ऑफ आउटपुट वर्ड्स है इन द सीक्वेंस। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इनपुट में होंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो आउटपुट के इक्वल हो। यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स अगर इनपुट में m है और आउटपुट में n है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट m विल बी इक्वल्स टू n। n may be less than m और n may be greater than m। तो क्या है कि नंबर ऑफ आउटपुट वर्ड्स इनपुट नंबर ऑफ इनपुट वर्ड्स से ज्यादा भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जो मैं एग्जांपल दिया था, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो इनपुट में 5 वर्ड्स आ रहे थे और आई हैव सम मनी आउटपुट में 4 वर्ड आ रहे हैं। तो मशीन ट्रांसलेशन जब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ वर्ड्स जितने इनपुट में दिए जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ वर्ड्स आउटपुट में आएंगे। अब देखिए एक सिंपल सा फॉर्म एनकोडर डिकोडर मॉडल का दिया हुआ है कि एनकोडर में x1 x2 xm एज इनपुट जा रहा है और y1 y2 yn डिकोडर से आपको आउटपुट मिल रहा है। ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। मशीन ट्रांसलेशन वाला पार्ट हो गया था। ये बात पता चल गई कि मशीन ट्रांसलेशन में सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल का यूज किया जाता है और सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल के लिए हम लोग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, ये आगे देख रहे हैं। इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी होंगी कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है, एडेलिन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और मल्टी हिडन लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो जैसे आपको पता है कि डीप लर्निंग में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में 3 तरह की लेयर्स होती हैं। इनपुट लेयर जिसको इनर लेयर भी कहते हैं, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर या आउटर लेयर भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं परसेप्ट्रॉन बताता हूँ। तो ये देखिए, ये परसेप्ट्रॉन है। परसेप्ट्रॉन में भी देखिए इनपुट लेयर है, इसको इनपुट लेयर कहा जा रहा है या इनर लेयर कहा जा रहा है। x1 x2 x3 जहां से इनपुट दिया जा रहा है। h1 जो है ये हिडन लेयर है और हिडन लेयर में क्या है, आपका समेशन हो रहा है और एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया जा रहा है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको आगे पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि सारे इनपुट का समेशन हो रहा है और एक्टिवेशन फंक्शन से पास किया जा रहा है और पास होने के बाद आपको आउटपुट मिल रहा है। यह आउटपुट लेयर में 3 लेयर है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर या इनर लेयर, हिडन लेयर या आउटर लेयर, ये कह सकते हैं। हर इनपुट के साथ वेट एसोसिएटेड है, W11, W21, W31। इसी तरीके से हिडन लेयर के साथ है W21, इसी तरीके से आउटपुट के साथ कुछ वेट एसोसिएटेड होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि परसेप्ट्रॉन जो होता है ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें हिडन लेयर में केवल एक सिंगल न्यूरॉन रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे H1 एक सिंगल न्यूरॉन का यूज किया जा रहा है। यानी परसेप्ट्रॉन ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जिसके हिडन लेयर में एक सिंगल न्यूरॉन का यूज किया जाता है। और यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में इसी चीज का यूज किया गया था कि एन परसेप्ट्रॉन कैन क्लासिफाई द इनपुट ओनली टू अ लिमिटेड बाउंड्री। तो अगर कुछ इनपुट दिया जा रहा है तो उसको लिमिटेड बाउंड्री तक ही उसकी क्लासिफिकेशन कर सकता है परसेप्ट्रॉन। यानी परसेप्ट्रॉन के लिमिटेशंस होते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा तो परसेप्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा।
अब ये देखिए, ये सेकंड वाला जो है ये एडेलिन न्यूरल नेटवर्क है। तो इसमें भी देखिए इनर लेयर है या इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है और आउटर लेयर या आउटपुट लेयर। तो X1, X2, X3 आपका इनर या इनपुट लेयर को दिखा रहा है, ये H1, H2 आपका हिडन लेयर दिखा रहा है और आउटपुट Y1, Y2 आपका आउटपुट लेयर दिखा रहा है। अब इसमें क्या है कि एडेलिन न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि सिंगल लेयर होता है, इसमें जो हिडन लेयर होती है उसमें सिंगल लेयर होता है, लेकिन सिंगल न्यूरॉन नहीं होता है। आप अगर परसेप्ट्रॉन में देखेंगे तो सिंगल लेयर भी है, केवल एक न्यूरॉन है, और सिंगल न्यूरॉन का भी यूज कर रहे हैं। लेयर मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम देखिए, H1, H2 केवल एक ही कॉलम में है, सिंगल कॉलम में, यानी कि सिंगल लेयर का यूज किया जा रहा है। तो एडेलिन न्यूरल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हिडन लेयर में केवल सिंगल लेयर का यूज किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एवरी परसेप्ट्रॉन इज एन एडेलिन न्यूरल नेटवर्क, बट एवरी एडेलिन न्यूरल नेटवर्क इज नॉट अ परसेप्ट्रॉन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा है, यहाँ 2 न्यूरॉन्स है, लेकिन लेयर तो एक ही है। यानी एडेलिन न्यूरल नेटवर्क में आप सिंगल लेयर का यूज करते हैं। अब इसके नीचे आइए, ये मल्टी लेयर एएनएन है। तो मल्टी लेयर एएनएन में भी क्या है, इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है, या इनर लेयर, हिडन लेयर या आउटर लेयर। तो मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में या मल्टी हिडन लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में अगर आप हिडन लेयर को देखेंगे तो उसमें 2 कॉलम का यूज किया गया, यानी 2 लेयर्स का यूज किया गया। पहले लेयर में H1, H2 है और दूसरे में H3, H4 है। तो इसमें नंबर ऑफ लेयर्स जो है 1 से ज्यादा है, तो ये एडेलिन न्यूरल नेटवर्क नहीं बोला जाएगा इसको। तो मल्टी लेयर में क्या होता है, एक से ज्यादा लेयर का यूज किया जाता है हिडन लेयर में, एंड इट कैन अप्रोक्सीमेट ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, या इट कैन क्लासिफाई ऑल टाइप ऑफ फंक्शन। तो परसेप्ट्रॉन में क्या था, लिमिटेशंस था, लिमिटेड बाउंड्री तक ही क्लासिफिकेशन किया जाता था, क्योंकि वहां पे सिंगल न्यूरॉन का यूज होता था। मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा कर सकता है। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में, जितने भी बेसिक गेट्स थे, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, एंड गेट हो गया, वो सिंगल न्यूरॉन से क्लासिफाई हो जा रहे थे। लेकिन जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे थे प्रॉब्लम हम, यानी जब हम जा रहे थे एक्सॉर गेट की तरफ, तब एक सिंगल परसेप्ट्रॉन से उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाना पड़ रहा है। तो वही है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को भी क्लासिफाई या अप्रोक्सीमेट कर सकता है। अब आते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, देखिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से पहले यहाँ पे हमें फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को समझना होगा। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक्स है, एच है और वाई है यहाँ पे। तो ये फीड फॉरवर्ड क्या है, एक्स एज अ इनपुट मिला, उसको हिडन लेयर से हमने पास किया और वाई आपको आउटपुट मिल गया। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में कहीं भी मेमोरी पार्ट नहीं है जो पिछले इनपुट को स्टोर करके रखे। जैसे लिखा है ओनली फोकस ऑन करंट इनपुट स्टेट, केवल करंट इनपुट स्टेट को ये फोकस करता है। ठीक है, पिछले क्या था, पिछला क्या वर्ड्स था, पिछला स्टेट क्या था, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है,
तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है, जैसे इनपुट आया हिडन फंक्शन से पास हुआ, आउटपुट मिल गया, पिछला स्टेट क्या था इससे कोई मतलब नहीं था। ओनली फोकस ऑन करंट इनपुट स्टेट, यानी करंट इनपुट क्या दिया जा रहा है उसके हिसाब से आउटपुट देता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। नो मेमोरी, यानी कोई मेमोरी नहीं होता है। आखिर पिछली चीज क्या थी, पिछला स्टेट क्या था, ये याद रखने के लिए मेमोरी तो होना चाहिए, मेमोरी में स्टोर कराना चाहिए। जब मेमोरी ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि पिछला स्टेट कौन सा था। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि फीड फॉरवर्ड फोकस ओनली ऑन करंट स्टेट, नो मेमोरी, मेमोरी होता नहीं है। इट कैन नॉट हैंडल द सीक्वेंशियल डेटा, सीक्वेंशियल डेटा को ये हैंडल नहीं कर सकता। तो जो मशीन ट्रांसलेटर का यूज किया जाता था उसमें तो हमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड चाहिए, जैसे कि एक हिंदी नेचुरल लैंग्वेज है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड एज ए इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट में अगर इंग्लिश मिलता है, यानी मशीन ट्रांसलेशन के थ्रू अगर हम एक नेचुरल लैंग्वेज को दूसरे नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दूसरा वाला भी तो सीक्वेंस में ही होना चाहिए। और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में सीक्वेंस मॉडल काम नहीं करता, तो इसके लिए हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज किया। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसके पास मेमोरी होती है, 1 बिट की मेमोरी होती है, और मेमोरी स्टोर्ड करता है कि पिछला वाला स्टेट क्या था या पिछला वाला वर्ड क्या था। तो पिछले वाले वर्ड को ध्यान में रखते हुए वो सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड करता है कि इस वर्ड के बाद अगला वर्ड क्या आना चाहिए, जिससे कोई मीनिंग निकले, जिससे जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो इस वजह से हम लोग मशीन ट्रांसलेशन में सीक्वेंशियल मॉडल के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। जैसे लिखा हैव मेमोरी, यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के पास मेमोरी होता है। आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट एंड प्रीवियस स्टेट, जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा करंट स्टेट एज वेल एज प्रीवियस स्टेट। अब इसको देखेंगे आप लोग थोड़ा क्लियर में, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल बना हुआ है जिसमें H0 जो है वो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल कह सकते हैं आपका हिडन स्टेट है, अभी यहाँ पे कोई चीज नहीं है ऐसे। X1 जो है ये टाइम स्टैम्प 1 पे इनपुट दिया जा रहा है, X2 जो है टाइम स्टैम्प 2 पे दिया जा रहा है, और X3 जो है टाइम स्टैम्प 3 पे दिया जा रहा है। तो जब X1 एज ए इनपुट दिया जा रहा है H1 में, यानी f फंक्शन से पास करके, तो X1 इनपुट जो है वो करंट स्टेट में है, यानी कि टाइम स्टैम्प 1 में, और H0 जो है जो पिछला प्रीवियस स्टेट था वो भी एज ए इनपुट दिया जा रहा है, और इसको हिडन फंक्शन से पास कर रहे हैं, तब आपको आउटपुट मिल रहा है। यानी कि टाइम स्टैम्प 1 पे जो आपको y1 आउटपुट मिल रहा है, इट इज डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट यानी प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रीवियस स्टेट, यानी H0 वो 0 टाइम स्टैम्प पे था तो उसको भी एज ए इनपुट ले रहा है। इसी तरीके से अगर y2 आउटपुट देखेंगे कैसे आ रहा है, तो y2 में टाइम स्टैम्प 2 पे X2 प्रेजेंट स्टेट है, तो y2 के लिए क्या आ रहा है, फंक्शन में पहले जा रहा है X2 क्या है, प्रेजेंट स्टेट है एट टाइम स्टैम्प 2, और H1 जो है आपका प्रीवियस टाइम स्टैम्प पे था, यानी टाइम स्टैम्प 1 पे H1 जो आया था आउटपुट वो भी एज अ इनपुट जा रहा है फंक्शन f में। यानी y2 इज डिपेंड अपॉन प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट यानी X2 एज वेल एज प्रीवियस स्टेट H1 से जो आपका आउटपुट निकल रहा था। ठीक है, इसी तरीके से टाइम स्टैम्प X3 पे हम देखेंगे जो y3 आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, इट इज डिपेंड अपॉन प्रेजेंट स्टेट X3 एट टाइम स्टैम्प T3 एज वेल एज H2, यहाँ पे जो H2 प्रीवियस स्टेट जो था, तो टाइम स्टैम्प 3 पे H2 तो प्रीवियस स्टेट रहेगा और X3 जो है आपका प्रेजेंट स्टेट रहेगा, तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आउटपुट हमेशा प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसको सीक्वेंस ऑफ वर्ड बनाना है, सीक्वेंस ऑफ डेटा बनाना है, और सीक्वेंस ऑफ डेटा तभी बनेगा जब पिछले डेटा के बारे में पता है। यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट का हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। अब देखिए कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। HT यानी कि जो आपका हिडन फंक्शन है, दैट इज द फंक्शन ऑफ H -1, XT। तो यहाँ देखिए, खुद देखिए यहाँ पे H1 में जो इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, H0 आ रहा है, यानी कि फंक्शन ऑफ HT -1 यहाँ होना चाहिए। H अगर ये T टाइम है तो H0 T -1 टाइम स्टैम्प पे था, तो यहाँ पे होगा HT -1 कॉमा एज वेल एज
यहाँ पे टाइम स्टैम्प टी है तो यहाँ पे एच टी दिया हुआ है फंक्शन में, तो h1 में जो इनपुट आ रहा है यानी एच टी इज द फंक्शन ऑफ, यानी एच टाइम टी हिडन फंक्शन, दैट इज h इज द फंक्शन ऑफ एच टी माइनस वन, यानी जो प्रीवियस टाइम स्टैम्प पे था, यहाँ से देखिए एच नॉट जा रहा है टाइम स्टैम्प टी पे, एच नॉट एज वेल एज एक्स टी यानी प्रेजेंट स्टेट, तो यही चीज यहाँ लिखी गई है। एच टी क्या है, करंट स्टेट है, एच टी माइनस वन प्रीवियस स्टेट है, एक्स टी क्या है, करंट इनपुट स्टेट है। उसी तरीके से एच टी को फिर यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है और यहाँ पे दिया हुआ है 10h, यानी 10h जो है ये एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे। 10h एक्टिवेशन फंक्शन को किस तरीके से लिखा गया, एच टी माइनस वन प्लस एक्स टी और उनके वेट साथ में जो एसोसिएटेड है उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो वेट ऑफ प्रीवियस हिडन स्टेट, और यहाँ पे एक्स टी के साथ क्या, वेट ऑफ करंट इनपुट स्टेट। तो ये आपको एक बार ये 10h को ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे y नहीं लिखा हुआ है, तो y आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, यानी yt इज द फंक्शन ऑफ ht, क्योंकि y किससे निकल रहा है, y3 h3 से निकल रहा है, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे चीज और लिख लीजिएगा, y3 इज द फंक्शन ऑफ h3, यहाँ पे जो h3 है, ठीक है, your y3 is the output at current time stamp and h3 is the hidden function as the current time stamp, ठीक है। तो यहाँ पे आपका RNN हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं शेयर करना बंद कर रहा हूँ।